कहावत तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुनी होगी कि हाथी को खरीदना और पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे ही हाथी को हम लेके आ चुके हैं, जो कि है हमारी द ओनली RC 390। साथ ही ये अपने छपरी नाम के टैग से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है। तो भाई बाइक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये बाइक 390 सीसी। सबसे पहला सवाल हम अपने भाई से पूछना चाहेंगे कि भाई अपने ये RC 390 ली थी। लुक लगता है, शार्पनेस लगता है। जब ये रोड पे जब चलती है एकदम दहाड़ते हुए निकलती है। ऐसा लगता है कि हाईवेज पे इस बाइक से 20 to 25 का माइलेज निकाला जा सकता है आराम से। बात जब ग्रीन लाइट होगी और जब आप इसको शू करके जब निकलोगे ना, वो आपका सारा पेन खत्म हो जाएगा। भाई जो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना भाई, कसम से अगर आपने ये RC 390 एक बार चला ली ना, तो भाई आप भी यही लोग। कहावत तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुनी होगी कि हाथी को खरीदना और पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे ही हाथी को हम लेके आ चुके हैं, जो कि है हमारी द ओनली RC 390। भाई इस बाइक ने इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रखा है। साथ ही ये अपने छपरी नाम के टैग से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है। तो आज इस बाइक के ऑनर से हम जानते हैं कि ये बाइक सच में छपरी है या लोगों ने इसको छपरी बना रखा है। तो भाई बाइक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये बाइक 390 सीसी की है, जो कि 377 सीसी के अंदर आती है। सिंगल सिलेंडर की बाइक है, डुअल चैनल ABS के साथ आती है, जो कि 43 bhp पावर प्रोड्यूस करती है। और जिसके साथ ही ये बाइक हमें 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि 400 सीसी सेगमेंट की बाइक में सबसे ज़्यादा होता है। ये एक इकलौती बाइक है जिसने इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दिस इज योर ब्रदर बंट्स एंड आप देख रहे हैं बंट्स ऑन व्हील्स। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से इसके ओनर को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं इसकी एक डिटेल रिव्यू। तो विशाल भाई, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो भाई आपने जो RC 390 ली थी, तो भाई सबसे पहला सवाल हम अपने भाई से पूछना चाहेंगे कि भाई आपने ये RC 390 ली थी, कौन सा वर्जन है और कितने की ली थी और कौन से सन में ली थी? ये मैंने एक्चुअली 2018 वर्जन का लिया हुआ है। अच्छा। सेकंड जनरेशन है ये। एक BS3 भी आती है इसकी, जो कि वो अच्छा। ज़्यादा प्रचलित थी, फेमस हाँ, थी। वो BS3। और अब जो ये आई है BS4, ये थोड़ा सा रिफाइन किया गया है इस चीज़ को। और इसमें पावर वैसा ही फील करते हैं। इस सेगमेंट की गाड़ी में जो पावर मिलना चाहिए, बहुत बेहतर पावर मिलता है, इसलिए मैंने इस बाइक को चूज़ किया। अच्छा, कितने की पड़ी थी आपको जब आपने भाई ये ली एक्चुअली थी? जब मैंने परचेज़ किया था तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है 2,85,000 थी। और ऑन रोड आते आते लगभग 3,22,000 के आसपास आ गई। तो गाइज अभी जो इस बाइक की जनरेशन वो थर्ड जनरेशन आ चुकी है और BS6 है। करंट में इस बाइक का जो भी प्राइस होगा वो नीचे मैं कहीं पे भी मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी अपने कैप्शन में मेंशन कर दूंगा करंट में क्या प्राइस है। ये प्राइस सिटी टू सिटी डिफर करता है, मैं आपको एक्सटर्नल प्राइस मेंशन कर दूंगा, बाकी आप अपने सिटी के हिसाब से देख सकते हैं। तो भाई ये जो आपने बाइक ली है RC 390, इस बाइक को ही क्यों चुना आपने? मार्केट में और भी बाइकें हैं भाई, हमारी अपाची की भी है और क्या कहते हैं हमारी डोमिनार भी आती है, फिर भाई आपने सिर्फ मात्र इसको ही क्यों चुना? बस एक प्यार था, इमोशन था। और इसका जो एक एग्रेसिव लुक लगता है, शार्पनेस लगता है। जब ये रोड पे जब चलती है एकदम दहाड़ते हुए निकलती है। ऐसा लगता है कि कुछ आ रहा है। सारे आदमी का अट्रैक्टिव लुक हो जाता है इसके प्रति। तो भाई ने पावर की बात करी, आपको पावर के बारे में बता दूं भाई, मात्र इंडियन सेगमेंट में ये ऐसी मात्र इकलौती बाइक है जो सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है कि 600 सीसी की सेगमेंट की बाइक को भी आराम से इनिशियल में टक्कर दे सकती है। इस बाइक के मुकाबले अभी तक कोई बाइक अभी तक नहीं बनी है। और ये जो BS4 मॉडल है ना भाई, RC का सबसे खतरनाक मॉडल था। 4 के बाद अब इंजन को थोड़ा सा रिफाइन करने के चक्कर में पावर को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया। हालांकि पावर अभी भी ठीक है। मैं भी ये KTM ऑन करता हूँ तो मैं जान सकता हूँ कि भाई जो इसका एग्रेसिव लुक है भाई, बंदे भाई चूज इसको करते ही करते हैं। भाई इसका सिटी में, हाईवे में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है, क्या माइलेज रहता है, वो हमारे व्यूअर्स को बताओ थोड़ा सा। वो इंटरेस्ट काफ़ी रखते हैं क्योंकि भाई RC 390 है, इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, तो सबके मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि भाई माइलेज क्या रहेगा, माइलेज ड्रॉप करती है कि नहीं करती, और परफॉर्मेंस क्या रहता है।
बात किया जाए माइलेज का तो कभी आज तक नापे नहीं है, अरे भाई ठीक है। बस खाली फ्यूल डलाया, यूज़ किया। अच्छा। और लगभग मेरे ख्याल से, जैसा अंदाज़ा है मेरा, सिटी में बहुत कम माइलेज देती है, लगभग 16 से 18 के बीच का। और हाईवे पे जाते हैं तो 22 से 25 तक की एवरेज इसकी चली जाती है आराम से। तो भाई को माइलेज के बारे में इतना आइडिया नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, ये राइडर टू राइडर भी डिपेंड करता है। अगर आप इस बाइक को नॉर्मली यूज करोगे तो आप 20 का माइलेज आराम से निकाल सकते हो। अगर आप एग्रेसिव सिटी राइड करोगे तो ये आपको 15 से भी कम का माइलेज देगी। हाईवेज पे इस बाइक से 20 to 25 का माइलेज निकाला जा सकता है आराम से। बंदे 30 का भी माइलेज क्लेम करते हैं, बट अगर एक नॉर्मल राइडर के थ्रू कंसिडर किया जाए तो आप 25 का माइलेज इससे आराम से ले सकते हैं। भाई माइलेज की बात हो गई, प्राइस की बात हो गई, अब भाई इसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है, जैसा कि आपने टैग लाइन में भी देखा था, भाई बंदे हाथी तो खरीद लेते हैं बट उसे पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई जो इस हाथी का जो खर्चा है वो क्या आता है, आपकी जो पहली सर्विसिंग की कॉस्ट थी वो कितनी थी, और उसके बाद जो सर्विसिंग कराई, और आज तक कभी कोई ऐसा मोटा खर्चा आया है जिससे आपको लगता है कि यार मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी KTM ब्रांड को चूज करके, कभी आपको ऐसा लगा है? नहीं, सर्विसिंग में देखा जाए तो इसका फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट आया था मेरे पास लगभग 3 से 3,500 के आसपास। फर्स्ट सर्विस का भाई फर्स्ट सर्विस पे 3,500 के आसपास आई थी कॉस्ट, जिसमें हमारा मोबिल वगैरह जो भी होता है, इंजन ऑयल वगैरह जो भी चेंजेस होता है फर्स्ट सर्विस में, सारे चीज़ चेंज की है। और हालांकि अभी तक तो कोई वैसा दिक्कत नहीं आया जिसमें लगा कि मुझे KTM चूज़ करके मैंने बेकार कर दिया, तो अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मेरे तरफ से तो इसका बेस्ट रिव्यू है, अभी तक अच्छी चल रही है, आगे प्रे करते हैं तो आगे भी अच्छी चलेगी। भाई इस बाइक को कितना टाइम हो गया, आपने कितने किलोमीटर चला दिए? मैंने अब तक में ना इसको 2018 से अभी तक देखा जाए तो 6 साल आसपास हो रहा है इसका, 6 साल हो गए। जिसमें से प्रॉपर मैंने 1 साल इसको पूरा ब्रेक डाउन कर रखा था। ओके भाई, 1 साल ब्रेक और डाउन मतलब एक साल पूरा ना एक सेल्फ भी स्टार्ट नहीं हुआ इसका, ठीक है। और अब तक मैं जो इसकी गाड़ी किलोमीटर में चला चुका हूँ 32,300-400 के आसपास है। भाई 32,000 किलोमीटर चला चुके हैं। हालांकि 32,000 किलोमीटर जो राइडर चला लेता है मैं उसको इनफ मानता हूँ कि अपनी बाइक को अच्छे से जान चुका होता है। भाई अभी तक ऐसा कोई मोटा खर्चा आया है? बाकी मैंने सुना है KTM के इंजन बहुत जल्दी खुल जाते हैं, मेरी बाइक का अभी तक नहीं खुला है। भाई से पता करते हैं कि भाई की बाइक का इंजन खुला है कि नहीं खुला है। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते हो तो कभी वैसा नौबत ही नहीं आएगा। अगर देखो छोटा मोटा भी अगर कुछ पार्ट्स अगर लग रहा है आपको कि चेंज कराने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को आप चेंज करा लो तुरंत से। उसको इग्नोर करोगे तो आपको उस छोटे से पार्ट्स के चलते ना बहुत बड़ी खर्च आ सकती है। अगर आपको लग रहा है कि छोटा सा पार्ट आपको अगर मैकेनिक कोई बता रहा है कि ये चीज़ आपको चेंज कराना है, तो आप उसको तुरंत फ़ौरन से चेंज करा लो, क्योंकि अगर नहीं चेंज करवाते हैं ना तो उस छोटे से पार्ट से बहुत बड़ी खर्च हो जाती है इसमें। तो आपकी बाइक की इंजन का काम हुआ है क्या? हाँ, अभी तक तो एक बार मैंने करा रखा है, पूरा रिबिल्ड करा दिया था मैंने। और इधर ही 2-3 महीने पहले रिबिल्ड कराया, जिसमें से 45 से 50 हज़ार तक की खर्च गई है इसमें। और इसका जो मेन सबसे महंगी सामान है वो है इसकी सिलेंडर किट है। सिलेंडर किट बहुत महंगी आती है गाइस, बहुत थोड़ा महंगी। फोकस करना, ये ये जो है सिलेंडर किट जो है, ये सिर्फ इतना छोटा सा दिख रहा है, वो एक्चुअली इतना छोटा सा है, बट उसका जो प्राइस आता है ना वो लगभग आपका 18,500 का है। हाँ भाई, ये जो इतनी सी जो 4 मात्र 2 इंच की सेंटीमीटर है। की 4 सेंटीमीटर के आसपास की पूरी सिलेंडर किट है। है ये भाई इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा 18,500 आती के है, आसपास है। 18,500 की भाई बता रहे हैं। अब बाद बाकी सब नॉर्मल प्राइस का ही सामान चल रहा है, बस सबसे ज्यादा जो प्राइस लगा वो सिलेंडर किट का ही लगा, जो कि 18,500 का है। भाई ने बात तो कतई एकदम सही कही है। भाई अगर आप बाइक को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं, अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करा रहे, तो उसमें मोटा खर्चा आता ही आता है। तो भाई जैसा कि भाई ने बताया कि भाई अपनी इंजन का काम करा चुके हैं, उसकी कॉस्ट अप्रोक्स समथिंग कुछ 50,000 के आसपास, 40 से 50,000 के आसपास, 40,000 के 45 to 50 45 को 50,000 हम मान लेते हैं, क्योंकि छोटा मोटा और थोड़ा खर्चा हो जाता है। हालांकि भाई ने 3 साल बाद कराया इंजन का काम, मुझे 6 साल बाद। और हालांकि मुझे इसका जो मेन कारण है, भाई ने 1 साल बाइक बंद रखी, वो उसका मेन कारण हो सकता है। तो चलिए भाई अब इसका कंफर्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई बाइक चलाने में कंफर्ट में कैसा है, सिटी विटी में भाई देखो एग्रेसिव लुक होने के कारण भाई इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि थोड़ी सी पेनफुल रहती है इसकी राइड। तो भाई से चलो जानते हैं भाई इसका कंफर्ट वगैरह कैसा है। कंफर्ट वगैरह तो कंफर्ट के मामले में तो ये बाइक बनी ही नहीं है। कंफर्ट के मामले में देखा जाए तो कोई भी स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। अगर आप प्रॉपर कंफर्ट देखते हो तो स्पोर्ट्स बाइक में वैसी कोई कंफर्ट आती नहीं है। और लॉन्ग ट्रिप, लॉन्ग जर्नी के लिए जैसे आप कभी सोच रहे हो मैं कंटिन्यू 200-300 किलोमीटर इसको राइड कर सकूँ,
बाइक चली जाएगी आराम से। बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट करो, कंटिन्यू चला लोगे। बट एक कंफर्ट की बात किया जाए तो थोड़ा आपको बॉडी में पेन होगा, जैसे शोल्डर पे हो गया, बैक पेन हो गया, रिस्ट में पेन हो गया, ये सब पेन होता है। भाई कंफर्ट के मामले में ये बाइक बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। मगर हाँ, अगर आप एक असली राइडर हो तो इस पेन को फील कर सकते हो, क्योंकि भाई जो बंदा इस पेन को फील करता है वो बंदा इस बाइक के लिए परफेक्ट है। भाई ट्रैफिक में आप चला रहे हो, ट्रैफिक रेड लाइट पे जो आपको जो पेन और जो फील मिलेगा, और उसके बाद जब ग्रीन लाइट होगी और जब आप इसको शू करके जब निकलोगे ना, वो आपका सारा पेन खत्म हो जाएगा। भाई जो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना भाई, कसम से अगर आपने ये RC 390 एक बार चला ली ना, तो भाई आप भी यही लोगे, कोई दूसरी बाइक की तरफ जाओगे नहीं। तो चलिए भाई फटाफट से एक दो चीजों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। भाई अगर कोई बंदा, हमारा जितने व्यूअर्स हैं, अगर चाह रहा है कि वो RC 390 ले या सेकंड हैंड लेना चाहे, तो क्या आप उसको रिकमेंड करोगे कि भाई बंदा सेकंड हैंड बाइक ले सकता है कि नहीं ले सकता है? सेकेंड हैंड में डिपेंड करता है कि वो चला कितना है, बाइक की रिस्पॉन्स कैसी है, उसका मेंटेनेंस कैसा है, उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए। अगर प्रॉपर सर्विस हो रखी है उसकी तो सजेस्ट करेंगे, अगर अच्छा है चल रहा हो तो सही से लिया जाए। और अगर ज़्यादा रफ यूज़ हुआ है, जो कुछ लोग होते हैं स्टंट वगैरह करते हैं, स्टंट वगैरह किए 10,000 12,000 किलोमीटर चलाएं, गाड़ी को पूरा अच्छे से यूज़ कर लिए, रफ यूज़, उसको बाद सेल आउट कर देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी बेस्ट मैकेनिक से एक बार चेक करा लो। अगर लेने जा रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो बेस्ट मैकेनिक से एक बार चेक करा लो कि गाड़ी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ज़्यादा बेटर सेल होगा। तो गाइज मैं किसी भी राइडर को सजेस्ट नहीं करता कि वो बंदा सेकंड हैंड बाइक ले। अगर आप भाई बाइक से इतना प्यार कर ही रहे हैं तो भाई थोड़ा सा खर्चा कर लो और नई बाइक ले लो, बेशक 6 साल की EMI पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट भाई सेकंड हैंड मत लो, क्योंकि भाई राइडर टू राइडर डिपेंड करता है। बहुत से राइडर ऐसे हैं इतनी रफली चलाते हैं, इंजन की कंडीशन खराब हो जाती है, और ऐसी बाइक आपको लेके पछतावा हो, इससे अच्छा है कि आप ना ही ले तो ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ इस ब्लॉग को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।